जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम FIA PPSC FPSC की जो लेक्चर सीरीज है उनको हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज का जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो इंग्लिश है, और इसमें हम लेक्चर नंबर 1 को हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के। तो इंग्लिश को हम स्टार्ट से पढ़ेंगे ताकि हमें अच्छे तरीके से समझ आए। स्टूडेंट्स, अगर आपने इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चंस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आते हैं उनको आपने अच्छे तरीके से करना है, तो आप इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, कंप्लीट वीडियो को देखना है। ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकती है क्योंकि इंग्लिश को थोड़ा समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इंग्लिश के कम अज़ कम 10 या 20% नंबर्स आते हैं, तो इस इंग्लिश को हमें समझना बहुत ज़रूरी होगा। आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा और हम इंग्लिश को स्टार्ट कर रहे हैं। हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू पार्ट ऑफ स्पीच। कहां से स्टार्ट करेंगे? इंट्रोडक्शन टू पार्ट ऑफ स्पीच। आपने रजिस्टर अपने साथ रखना है और रजिस्टर पे नोट करते आना है, गौर से वीडियो को देखना है। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक स्टार्ट वाला जो है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन टू पार्ट ऑफ स्पीच। इंट्रोडक्शन टू पार्ट ऑफ स्पीच, ये हमारा टॉपिक है और यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्पीच कहते हैं कलाम को। स्पीच किसे कहते हैं? कलाम को। और पार्ट्स मीन्स हिस्से, कलाम के हिस्से। ठीक है। तो ये जो कलाम है ये वर्ड्स का सम होता है। जो कलाम है ये पार्ट ऑफ स्पीच है और ये वर्ड्स होते हैं। ठीक है। जो पार्ट ऑफ स्पीच है ये क्या होते हैं? वर्ड्स होते हैं। यहां मैं लिख देता हूं, ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है यानी कलाम के जो हिस्से होते हैं ये क्या होते हैं? वर्ड्स होते हैं। ये वर्ड्स डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो वर्ड्स हैं ये नाउन हो सकता है और ये वर्ड प्रोनाउन भी हो सकता है, और यही वर्ड जो है एडजेक्टिव भी हो सकता है, और यही वर्ब भी हो सकता है, और यही जो हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच है ये एडवर्ब की जो पार्ट है वो भी हो सकता है। ठीक है। तो जो पार्ट ऑफ स्पीच है ये वर्ड्स का सम होता है, चाहे वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, वर्ब हो, एडवर्ब हो। इस तरह के वर्ड्स जब आपस में मिलते हैं इनका सम होता है तो इससे पार्ट ऑफ स्पीच बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे नेक्स्ट पेज पे देखें। फॉर एग्जाम्पल, वकार इज अ गुड टीचर। मैं यहां पे लिख देता हूं फॉर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, वकार इज अ गुड टीचर। वकार इज अ गुड टीचर। देखें इसमें वकार जो है वो क्या है? ये हमारे पास एक नाउन है, और इज हमारे पास क्या है? ये वर्ब है। ठीक है। और ए क्या है? ए हमारे पास आर्टिकल है, आर्टिकल। और गुड किसी चीज की खुशियत है तो ये हमारे पास एडजेक्टिव है। और ये जो टीचर है ये फिर किसी चीज का नाम है तो ये भी नाउन है। अब देखें ये बहुत सारे वर्ड से मिलके एक जुमला बन गया है। एक कंप्लीट जो जुमला है ये बहुत सारे वर्ड से मिलके बना हुआ है। इसे कहते हैं, ये स्पीच है, ये एक कलाम है। ठीक है। तो पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो वर्ड्स पर मुश्तमिल होता है। ठीक है। और इसका मतलब ये है ये जो वर्ड्स हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। ये जो वर्ड्स हैं ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। तो वर्ड्स अब कैसे होते हैं? ये वर्ड्स जो है हरूफ तहजी इनको कहते हैं। क्या कहते हैं? इन वर्ड्स को क्या कहते हैं? हरूफ तहजी। हरूफ तहजी। ठीक है। और ये हरूफ तहजी क्या होते हैं? ये हमारे पास साउंड और सिंबल्स का सम होते हैं। और कैसे साउंड्स? वो साउंड जो मीनिंगफुल हों, वो साउंड जो मीनिंगफुल हों, मीनिंगफुल। अब देखें मीनिंगफुल साउंड्स कौन से हैं इंग्लिश में? जो मीनिंगफुल साउंड्स हैं ऐसे साउंड्स जिनको अहले जबान जानते हैं, ऐसे साउंड जिनको अहले जबान समझते हैं, ऐसे कह लें। ऐसे साउंड जिनको अहले जबान समझते हैं उन्हें कहते हैं मीनिंगफुल। अब जो इंग्लिश में मीनिंगफुल साउंड्स हैं उनकी तादाद 26 है। कितनी है? 26। इंग्लिश में जो इंग्लिश में अल्फाबेट्स हैं A B C, इस तरह के D एंड अप टू सो ऑन और Z तक, ये टोटल इनकी तादाद कितनी है? 26 है। ये भी आपने याद रखना। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि जो अल्फाबेट्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स उनकी तादाद कितनी है? 26 है। और ये मीनिंगफुल हैं। ठीक है। और उर्दू वालों की कितनी है? 37। जो अलिफ बे पे इस तरह से स्टार्ट हो रहे हैं उनकी कितनी है? 37 या फिर 39 है। ठीक है। 39 ऑप्शन हो या 37 हो, इनमें से जो भी होगा वो दुरुस्त होगा। ठीक है। और उर्दू में टोटल साउंड कितने हैं? 52 हैं। टोटल कितने हैं उर्दू में? उर्दू में जो
टोटल साउंड्स हैं, साउंड्स, वर्ड्स, वर्ड्स के जो साउंड्स हैं वो कितने हैं? 52। इसमें हमारे पास भे, फे, इस तरह ये वाले वर्ड्स भी आ जाते हैं, ठीक है। तो उर्दू में टोटल साउंड कितने हुए? 52। और ये जो उर्दू अल्फाबेट्स हैं वो 37 39 हैं, और जो इंग्लिश वाले हैं वो 26 हैं, ठीक है। तो अरेबिक के भी देख लें आप, अरेबिक टोटल साउंड्स, टोटल साउंड्स अरेबिक, अरेबिक के कितने हैं? अरेबिक के हमारे पास 28 हैं, 28, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। तो इसके बाद देखें हमारे पास अल्फाबेट्स क्या होते हैं। अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स यहां मैं लिखता हूं, अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स क्या हैं? अब ये जो अल्फाबेट्स हैं ये दो चीजों का मजमू होते हैं। एक होता है वावल्स, वावल्स, और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स। अब वावल्स क्या होते हैं? ये जो आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, ए ई आई ओ यू, ये वाले सारे वावल्स हैं। अब इन वावल्स के अलावा जो भी बचते हैं, जो बाकी बच जाते हैं इंग्लिश में अल्फाबेट्स, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, ठीक है। वावल्स के जो अलावा हैं, जो बाकी बच जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। कॉन्सोनेंट्स क्या हो गया? वो सैम्बल्स हो गए जो इस वॉवल्स के अलावा हैं, ए आई ओ यू के अलावा। और वॉवल्स क्या हैं? ए आई ओ यू, ये 5 हैं, ये भी आपने याद रखना है। इसके बाद देखें सेलेबल क्या होते हैं, सेलेबल, ये भी याद रखना, एस वाई डबल एल ए बी ई एल, सेलेबल। किसी भी लफ्ज के अंदर वॉवल्स साउंड हैं। सेलेबल क्या है? किसी भी लफ्ज के अंदर वावल्स साउंड हैं, वावल्स साउंड हैं। देखना मैं एग्जांपल दूंगा, आपको समझ आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल पी ओ टी ए टी ओ, पोटैटो, इसमें देखें पोटैटो, ये दो हमारे पास साउंड्स हैं, बल्कि 3 हैं, ठीक है। 3 है ना, पोटैटो, 3, तो 3 वावल साउंड हुए, तो 3 सेलेबल हुए। कितने हुए? 3। इसमें सेलेबल कितने हैं? 3 हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे हमारे पास बुक है, बुक, बुक, इसमें सेलेबल एक ही है, देखें, ठीक है। सेलेबल साउंड्स कितना है? एक है। और एग्जांपल देता हूं, और एग्जांपल देखें, और एग्जांपल है री, रिमेंबर, रिमेंबर यहां लिख देता हूं, आर ई एम ई एम बी ई आर, रिमेंबर। इसमें भी वावल साउंड है, इसमें ये भी वावल साउंड है, ये भी वावल साउंड है। कितने हुए? 3। तो सेलेबल कितने हुए? 3, एस वाई डबल एल ए बी ई एल, सेलेबल कितने हुए? 3, ठीक है। अब आपको समझ आ गई होगी कि सेलेबल क्या होते हैं। सेलेबल असल में ये किसी भी वर्ड के अंदर वावल साउंड्स हैं, जितने वावल साउंड होंगे वो उसका सेलेबल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल सिलेबस देखें, एस वाई डबल एल ए बी यू एस, सेलेबस, ठीक है, सेलेबस। तो ये कितने हुए टोटल? 2, 2 सेलेबल हैं, ठीक है, 2 सेलेबल हैं। आई होप कि आपको सेलेबल के बारे में समझ आया होगा, ठीक है। तो अब थोड़ा हमारे पास कुछ और चीज हम पढ़ते हैं। देखें जो हमारी वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स, इनकी जो स्टडी है, स्टडी ऑफ वर्ड्स कह लें, स्टडी ऑफ वर्ड्स, ये क्या कहलाती है? इज कॉल्ड क्या कहलाती है? एटिमोडोलॉजी, ई टी वाई एम ओ डी ओ एल ओ जी वाई, एटिमोडोलॉजी, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि किसी भी वर्ड की जो स्टडी है वो क्या कहलाती है? एटिमोडोलॉजी, ठीक है। तो ये हमारे पास यहां तक आपने याद रखना है। अब देखें जो लेटर्स हैं, यहां से हम दोबारा आगे स्टार्ट करते हैं। अभी हमने पढ़ा लेटर्स, जो हमारे पास लेटर हैं ये वर्ड्स पर मुश्तमिल होते हैं। किस पे? वर्ड्स पर। और ये वर्ड्स जो है ये जब मिलते हैं तो इससे क्या बनती है? एक स्पीच बन जाती है, कलाम। अभी हमने पढ़ा था ये पहले, ठीक है। अब जो वो स्पीच है वो पार्ट ऑफ स्पीच कहलाती है, ये भी हमने पढ़ा है, ठीक है। अब ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है, अभी हमने इसको डिस्कस भी किया। पार्ट ऑफ स्पीच की कुछ टाइप्स हैं, कुछ टाइप्स हैं, तो यहां हम टाइप्स को डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। तो पहली जो टाइप है वो हमारे पास फ्रेज है, पी एच ए आर ए एस टी, फ्रेज। फ्रेज क्या है? फ्रेज। अब अच्छा, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। फ्रेज में आपने कोई भी, आपके पास सेंटेंस दिया गया होगा, आपने उसको चेक करना है कि ये फ्रेज है या नहीं है। तो फ्रेज के अंदर 3 चीजें आपने गौर से देखनी है। नंबर 1, पहली चीज ये कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो। क्या हो वो? ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, वर्ड्स का ग्रुप हो, मतलब बहुत सारे वर्ड्स आपस में मिले हुए हो। ये तो हर सेंटेंस के अंदर होता है, कॉमन बात है। दूसरा आपने ये चेक करना है
कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट वो नहीं होना चाहिए। ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो लेकिन सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट ना हो। तीसरा, वो जो सेंटेंस है वो मीनिंगफुल भी ना हो। समझ आ गई? अगर किसी सेंटेंस के अंदर ये तीन चीजें हैं, वो ग्रुप ऑफ वर्ड है, उसके अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट नहीं है, वो मीनिंगफुल भी नहीं है, इसका मतलब वो फ्रेज है, ठीक है, वो अधूरा होगा, पूरा नहीं होगा जुमला। फॉर एग्जाम्पल, इन द ईस्ट, देखिए फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल देता हूं। इन द ईस्ट, क्या कहा? इन द ईस्ट, मशरक में, ठीक है। अब देखें, ये बहुत सारे वर्ड्स को आपस में मिलाने से बना है जुमला। ग्रुप ऑफ वर्ड तो हुआ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट नहीं है इसमें, देखें इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट है, नहीं है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आए, सब्जेक्ट और वर्ब इकट्ठे आए, ऐसा तो नहीं है ना। मीनिंगफुल, इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसको मीनिंग है, तो इसका मतलब ये जस्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसे फ्रेज कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और जो है वो आपको मैं एग्जांपल देता हूं, राइजेज इन द ईस्ट, दूसरी एग्जांपल, राइजेज इन द ईस्ट, राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। वर्ब तो है, यहां पे राइजेज क्या है? वर्ब है, लेकिन वर्ब के साथ सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब के साथ यहां पे सब्जेक्ट नहीं है। वर्ब प्लस सब्जेक्ट एग्रीमेंट होना चाहिए ना, ये वर्ड्स का सम तो है, ठीक है, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन वर्ब के साथ सब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब दूसरी कंडीशन भी पूरी हुई, ये वाली जो बताई थी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट, ये नहीं है। और यहां पे इधर आगे था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट नहीं है, यहां पे सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब तो है। इसके बाद तीसरी, ये मीनिंगफुल भी नहीं है, मीनिंगफुल है देखिए नहीं है, इसलिए इसलिए इसे कहेंगे कि ये क्या है? फ्रेज है, फ्रेज, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें, चाइल्ड वेप्ट, चाइल्ड वेप्ट, बच्चा रो रहा है। अब ये देखें, एक तो ये मीनिंगफुल है, ठीक है, और दूसरा ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट भी है, और तीसरा ये वर्ड्स का ग्रुप भी है, इसलिए ये फ्रेज नहीं है, ठीक है। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट है, इस वजह से ये फ्रेज नहीं है। फ्रेज वो सेंटेंस होगा जो मीनिंगफुल ना हो और सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट भी ना हो, बस वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, ठीक है। आई होप कि समझ आ गई होगी फ्रेज की। नेक्स्ट हमारे पास फ्रेज के बाद जो टाइप्स है, दूसरी टाइप पार्ट ऑफ स्पीच की, वो हमारे पास है क्लॉज। क्या है? क्लॉज, यहां पे CLAUSE, क्लॉज। क्लॉज क्या है? ये भी आपने जब सेंटेंस देखना है तो उस सेंटेंस में तीन चीजें देखनी है, वही तीन चीजें हैं। नंबर वन, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और नंबर टू, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट, एंड नंबर थ्री इज द मीनिंगफुल। वही चीजें हैं, लेकिन अब देखते हैं यहां क्या क्या चीजें होंगी। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए सेंटेंस में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट भी होना चाहिए, और ये जो मीनिंगफुल है, ये मीनिंगफुल का मतलब मुकम्मल फिक्रा भी हो सकता है, नामुकम्मल भी हो सकता है, दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। अगर कोई सेंटेंस ये तीन कंडीशंस फुलफिल करता है तो वो जो सेंटेंस है वो क्लॉज कहलाएगी, और अगर उनमें से एक करता है, ये दो नहीं करता, तो वो फ्रेज कहलाएगी। हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब देखें, इसको मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। अभी हमने एक एग्जाम्पल पढ़ी थी, चाइल्ड वेप्ट, बच्चा रो रहा है, बच्चे का रोना जो है, लेकिन ये सब्जेक्ट था और ये वर्ब था, ये हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट भी है, मीनिंगफुल भी है, तो ये क्या हुई? ये क्लॉज हुई, फ्रेज नहीं है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था पीछे, फ्रेज नहीं थी, हमने कहा था कि फ्रेज नहीं है, अब यहां पे वो क्लॉज बन गई। और ये कौन सी क्लास है? क्लास की भी टाइप्स होती है ना, क्लास की दो टाइप्स हैं, एक है डिपेंडेंट और एक है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज। तो ये यहां पे देखें, चाइल्ड वेप्ट, बच्चा रोता है, ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसलिए ये इंडिपेंडेंट या मेन या प्रिंसिपल क्लॉज है। इस इंडिपेंडेंट का और नाम क्या है? मेन क्लॉज, मेन क्लॉज, ठीक है। या इसका एक और नाम है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। और ये जो क्लॉज है ये डिपेंड नहीं कर रही किसी चीज पे, इसलिए इंडिपेंडेंट मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज है।
अब मैं आपको एक और क्लास की एग्जांपल देता हूं, वहां से देखना कि वो डिपेंड कर रही होगी। ठीक है, आगे मैं यहां पे लिखता हूं एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप काम करोगे, यू विल सक्सीड। इफ यू वर्क हार्ड, यू विल सक्सीड, यू विल सक्सीड। ठीक है, ये हमारे पास एक फ्रेज है, देखें ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट भी है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट भी है, मीनिंगफुल भी है। तो ये क्या हुई, ये भी एक क्लॉज है। और ये कौन सी क्लॉज है, ये डिपेंड कर रही है। देखें, इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप काम करोगे, कोशिश काम करोगे, यू विल सक्सीड, अगर आप मेहनत करोगे तो आप कामयाब हो जाओगे। इसका मतलब ये है कि ये जो अगली बात है वो पिछली पे डिपेंड कर रही है, इसलिए ये डिपेंडेंट क्लॉज है। कौन सी है, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, तो ये क्लॉज ही है लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज अब डिपेंड कर रही है। इसका एक और नाम है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। डिपेंडेंट का क्या नाम है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज, सब ऑर्डिनेट क्लॉज, या एक और नाम है इसका सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, बस यही है। ठीक है, डिपेंडेंट, सब ऑर्डिनेट क्लॉज, और जो इंडिपेंडेंट क्लॉज थी प्रिंसिपल क्लॉज है या मेन क्लॉज है। ठीक है, तो ये थी क्लॉज। इसकी एक और एग्जांपल भी आप ले सकते हैं, अली ईट्स मैंगो, अली ईट्स मैंगो, अली ईट्स मैंगो। ये जो ईट्स है, ईट्स मैंगो। ठीक है, अली ईट्स मैंगो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट भी है, मीनिंगफुल भी है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, इसलिए ये भी क्लॉज हुई। ठीक है, हाँ जी, समझ आ गई ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड है टाइप पार्ट ऑफ स्पीच की, वो है सेंटेंस। क्या है, सेंटेंस, SENTENCE, सेंटेंस। सेंटेंस क्या होगा, वो हमारे पास जो जुमला होगा सेंटेंस कहलाएगा, जो नंबर वन ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये भी होगा। नंबर टू सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट भी होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट भी होगा। नंबर थ्री मीनिंगफुल, मीनिंगफुल भी होगा, 100% मीनिंगफुल होगा। वहां पे था ना क्लास के अंदर मीनिंगफुल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन यहां सेंटेंस के अंदर तीन चीजें 100% होंगी, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट भी होगा, मीनिंगफुल 100% होगा। और एक बात और याद रखना, जो सेंटेंस होगा उसमें जो जुमला है हमेशा कैपिटल वर्ड से स्टार्ट होगा, और एंड, उस सेंटेंस का जो एंड है वो इन डॉट्स पे होगा। ये जो सिंबल्स हैं इनसे उन सेंटेंस का जो एंड है वो होगा, या फिर सवाल या निशान से होगा, या फिर जो डॉट है इससे होगा। ठीक है, तो यहां पे मैं ना अब कुछ एग्जांपल देता हूं, आपको समझ आएंगी। अब फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अभी हमने पढ़ा था इफ यू वर्क हार्ड, मैं यहां पे लिखता हूं इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करोगे, यू विल विन प्राइज। ये एग्जांपल है, यू विल विन प्राइज। ठीक है, अब देखें, हमने ये जो सेंटेंस लिखा है इसमें जो फर्स्ट वर्ड है वो आई कैपिटल से शुरू हो रहा है, और लास्ट में जाके मैंने कॉमा लगाया है। ये सेंटेंस भी है, सेंटेंस की ये तीनों कंडीशंस पूरी भी करता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट भी है, मीनिंगफुल 100% है। ऐसा है कि नहीं। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इसी सेंटेंस को देखूं, यहां तक देखूं, इफ यू वर्क हार्ड, बताएं क्या होगी, बताएं ये क्या होगी। इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करोगे, अगर आप गौर करें यहां तक जो सेंटेंस है वो क्या हो सकता है, वो फ्रेज हो सकता है, वो क्लास हो सकती है। बताएं, ये फ्रेज है, अब पता चल गया है इस वर्ड जो है ये यहां पे फ्रेज नहीं है बल्कि ये क्लास है, सॉरी। फ्रेज तब होता जब सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट ना आता। अब यहां सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट भी है, देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट है, लेकिन सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट हो, वर्ड्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो, और मीनिंगफुल हो या ना हो, तब हम उसे कहते हैं कि ये हमारे पास क्लॉज है। तो अगर आप गौर करें तो ये भी एक क्लॉज है, यू विल विन प्राइज या यू विल सक्सीड, ये भी एक क्लॉज होगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस के अंदर एक दो तीन चार इससे ज्यादा क्लॉजेस हो सकती हैं। इसका एक और मतलब है कि क्लॉजेस जब मिलती हैं तो सेंटेंस बन जाता है, क्लॉजेस जब आपस में मिलती हैं तो सेंटेंस बन जाता है। एग्जाम्पल आपको मैंने पहले ही दी थी, चाइल्ड वेप्ट, चाइल्ड यहां पे लिख दें, चाइल्ड वेप्ट, बच्चे का रोना, चाइल्ड वेप्ट, ये एक सेंटेंस है, गौर से देखिए। और ये हमने पढ़ा है कि क्लास भी है।
ठीक है, क्लास भी है ना, जिसमें एक क्लास हो वो इंडिपेंडेंट क्लास होगी। ऐसा जुमला जिसमें एक क्लास हो वो इंडिपेंडेंट क्लास होगी, ये भी याद रखना है। ठीक है, जिसमें सिर्फ एक क्लास हो वो कौन सी क्लास होगी? वो इंडिपेंडेंट क्लास होगी। ठीक है, तो यहां पे जो पिछले मैंने एग्जांपल दी है इसमें दो क्लासेस हैं। आई होप कि आपको क्लासेस के बारे में समझ आ गया होगा, और सेंटेंस के बारे में और फ्रेज के बारे में, तीनों चीजों के बारे में डिफरेंट तरीके से मैंने एग्जांपल देकर आपको समझाया है। ठीक है, अब सेंटेंस की भी कुछ टाइप्स होती हैं, जैसे हमने सेंटेंस पढ़े, सेंटेंस की भी टाइप्स होती हैं, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सेंटेंस को तो हमने डिस्कस कर ही लिया ना, सेंटेंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, जुमलों की इकसाम। नंबर वन, इसकी जो है ना, जो सेंटेंस हैं इनकी जो टाइप्स हैं वो दो वे में हो सकती हैं। एक, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन की बेस पर सेंटेंस की टाइप्स हो सकती हैं। और दूसरे नंबर पे ऑन दी बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन दी बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की बेस पे भी सेंटेंस की टाइप्स हो सकती हैं। मैं इसको ना अगले पेज पे लिख देता हूं ताकि क्लियर नजर आए। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। दूसरा क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन की बेसिस की बुनियाद पे सेंटेंस की कौन सी टाइप्स हैं, और बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की बेस पे क्या हमारे पास सेंटेंस की टाइप है, ये हम देखते हैं। फंक्शन के लिहाज से पहले नंबर पे जो टाइप है वो है असर्टिव, ASSERTIV, असर्टिव सेंटेंस। पहली जो टाइप है, पहली जो टाइप है फंक्शन के लिहाज से असर्टिव है। इसका एक और नाम भी है डिक्लेरेटिव, DECL और ATIVE। ये स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है, आपने इसको देखना है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, और ये जो असर्टिव और सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, चलो इनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ताकि क्योंकि जगह है नहीं ना, ये फिर पहले हम फंक्शन की बेस पे सेंटेंस की टाइप को डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन, फिर हम स्ट्रक्चर की बेस पे आएंगे। पहले नंबर पे जो फंक्शन की बेसिस पर सेंटेंस की टाइप है वह असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं। असर्टिव कौन सा सेंटेंस था? असर्टिव, या इसका एक और नाम है डिक्लेरेटिव। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस सेंटेंस है ये एक स्टेटमेंट होती है, आप जानते हैं क्या होती है, स्टेटमेंट होती है। और इसमें ये भी होता है, सेंटेंस के अंदर वर्ड जो है वो पहले वाला बड़ा होता है और लास्ट में इसके डॉट पे एंड होता है। तो ये मैंने आपको भी बताया है, जो असर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस है ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हसन प्ले वॉलीबॉल, फॉर एग्जांपल, हसन प्ले वॉलीबॉल। ठीक है, अब देखो यहां पे जो सेंटेंस हैं ये असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है जस्ट, असर्टिव जो असर्टिव सेंटेंस होगा एक स्टेटमेंट होगी, जस्ट जस्ट एक स्टेटमेंट होगी, बल्कि यहां पे आप कॉमा भी ना लगे, डॉट। हसन प्ले वॉलीबॉल, हसन वॉलीबॉल खेलता है। ठीक है, इसके और एग्जांपल देता हूं, रमा इज ईटिंग आइसक्रीम। ये भी हमारे पास क्या है? असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ये भी जस्ट एक स्टेटमेंट है। ठीक है, अब नेगेटिव सेंटेंस में एक एग्जांपल देता हूं। नेगेटिव, ये पॉजिटिव थी, नेगेटिव सेंटेंस में एग्जांपल्स क्या होंगी, जैसे हसन डज नॉट प्ले वॉलीबॉल, हसन डज नॉट प्ले वॉलीबॉल। ये जो एग्जांपल है
ये कौन से सेंटेंस की असर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जस्ट एक स्टेटमेंट है और ये नेगेटिव है, इसलिए इसको हम कहेंगे ये कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव डिक्लेरेटिव। ठीक है, और इसको दूसरे को भी आप नेगेटिव बना सकते हैं, रमा इज नॉट ईटिंग आइसक्रीम। तो कोई भी अगर स्टेटमेंट होगी, कोई भी अगर स्टेटमेंट होगी, तो हम उस स्टेटमेंट को कहेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है, सेंटेंस की कंडीशन पूरी कर रहा हो। ठीक है, तो वो सेंटेंस असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा। ये थी पहली टाइप। दूसरी टाइप देखें, दूसरी है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव, दूसरी टाइप्स क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जो फंक्शन के लिहाज से सेंटेंस की दूसरी टाइप है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसे हम उर्दू में सवालिया जुमले भी कहते हैं, सवालिया जुमले, और इस्तकबालिया, इस्तकालिया ऐसे कह लें, इस्तकालिया। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं इंटरोगेटिव सेंटेंस की, मतलब इसमें सवालिया निशान होगा लास्ट में। फॉर एग्जांपल, इज रमा ईटिंग आइसक्रीम, इज रमा ईटिंग आइसक्रीम, और आखिर में जाके सवालिया निशान। तो जिस भी सेंटेंस के अंदर लास्ट में सवालिया निशान होगा, इसका मतलब वो जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। जस्ट स्टेटमेंट जो होगी वो हमने पीछे पढ़ी है, डेक्लेरेटिव या इंटेरोगेटिव, सॉरी डेक्लेरेटिव या असर्टिव। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सवालिया निशान होगा फिक्रे के लास्ट में। नंबर 2, दूसरी एग्जांपल देखें, डू यू वर्क, डू यू वर्क, ये भी कौन सा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। वाई आर यू हियर, तीसरी एग्जांपल देखें, वाई आर यू हियर, कौन सा सेंटेंस है, ये भी इंटेरोगेटिव है, लास्ट में सवालिया निशान है। तो सवालिया जुमले का मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जिसके लास्ट में सवालिया निशान हो उसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अब आते हैं तीसरे इसकी टाइप्स पे, जो फंक्शन के लिहाज से सेंटेंस की थर्ड टाइप है वो है इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या है, इंपेरेटिव, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये ऐसे सेंटेंस हो गए, लिख लें यहां पे, ये ऐसे सेंटेंस होंगे जिसमें ऑर्डर मौजूद होगा, ऑर्डर मौजूद होगा, या फिर रिक्वेस्ट की जाएगी। ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, कोई सजेशन दी गई हो, ठीक है, या फिर कोई एडवाइस की गई हो। ठीक है, ऐसे तमाम सेंटेंस जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन या एडवाइस की गई हो, उस सेंटेंस को हम कहते हैं कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिश माई शू, पॉलिश माई शू। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें ऑर्डर दिया गया है, ऑर्डर दिया गया है। देखें दूसरी एग्जांपल, इज रमा नॉट ईटिंग आइसक्रीम, इज रमा नॉट ईटिंग आइसक्रीम। देखें इसमें सवाल क्या गया है, पूछा गया है। ठीक है, तो इज रमा नॉट ईटिंग आइसक्रीम, तो ये भी कौन सा सेंटेंस है, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है। ऐसे तमाम सेंटेंस जिसमें ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, सजेशन हो, एडवाइस हो, ऐसे तमाम सेंटेंस को इंपेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल देखें, लेट अस गो फॉर वॉक। ठीक है, ये भी एग्जांपल है इंपेरेटिव। इस तरह बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप खुद कर लेंगे इस तरह के और भी एग्जांपल। हम इसके चौथे टाइप पे आते हैं। चौथी टाइप है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चौथी टाइप क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कितने टाइप्स हुई, चौथी है। पहली क्या थी, पहली बार हमारे पास जो टाइप्स थी वो हमारे पास थी इंटेरोगेटिव, सॉरी असर्टिव। दूसरी क्या थी, इंटेरोगेटिव। तीसरी थी इंपेरेटिव, और चौथी आप जो पढ़ रहे हैं वो है एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसे उर्दू में फजाया जुमले भी कहा जाता है, फुजाया जुमले, फुजाया जुमले। निदाया जुमले भी कहा जाता है, निदाया जुमले। ठीक है, इससे मुराद है निदा लगाना, निदाया में निदा आवाज लगाना, आवाज लगाना। जैसे हम इस जुमलों में आवाज लगाई जाएगी, हमें फील होगा कि कोई आवाज लगा रहा है, जैसे ओए या फिर अबे। ये जो वर्ड किसी भी सेंटेंस के अंदर यूज होंगे तब हम कहेंगे ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है।
फीलिंग्स को जाहिर करना, ऐसे कहते हैं। किसको जाहिर करना? फीलिंग्स को जाहिर करना। ठीक है, जैसे हैरानगी है, ठीक है, खुशी है, गमी है, ये सारी चीजें उस सेंटेंस के अंदर यूज होंगी, उसे कहेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे एग्जांपल, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। अस्सलामु अलैकुम, हाउ आर यू। अब देखें, ये जो सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी है, ठीक है। तो इसमें फीलिंग्स को जाहिर किया गया है। नंबर 2, दूसरी देखें, ओए कम हेयर। ओए कम हेयर, इधर आए। ओए कम हेयर मींस, ऐसे सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। एलॉस यहां पे वर्ड यूज हो, जैसे सेंटेंस है एलॉस, वी लॉस्ट दी वॉच। वी लॉस्ट दी वॉच, ये जो सेंटेंस है ये भी क्या है? ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। तो ये थी इसकी टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4। अब पांचवी टाइप पे आते हैं। टोटल इसकी 5 टाइप्स हैं, लास्ट वाली टाइप हम पढ़ रहे हैं। पांचवी टाइप वो है, पांचवी टाइप का नाम है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है? टाइप नंबर 5, ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसे हम दुआया जुमले कहते हैं, उर्दू में दुआया जुमले, ठीक है। तो इसकी मैं एग्जांपल देता हूं। मे यू लिव लॉन्ग। मे यू लिव लॉन्ग, ये किसी को हम दुआ दे रहे हैं, इसलिए ऐसे सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, दुआ या जुमले जो होते हैं, ठीक है। मे यू हैव अ सन। आई विश आई वेयर अ किंग, ठीक है। ये सेंटेंस है इस तरह के। दूसरा मैं सेंटेंस लिख देता हूं। दूसरा सेंटेंस है मे यू हैव अ सन, ठीक है। ये भी दुआया, दुआया जुमले हैं, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये थी हमारे पास जो टाइप है फंक्शन के लिहाज से। किसी भी सेंटेंस की कितनी टाइप्स हुई? 5। किसके लिहाज से? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अब हमने ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर देखें, हम यहां पे डिस्कस कर लेते हैं, यहां पे ही डिस्कस कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। यहां पे देखें, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, पहली जो है वो होगी सिंपल। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। नंबर 2 कंपाउंड, कंपाउंड सेंटेंस। नंबर 3 पे कंप्लीट, कंप्लीट सेंटेंस। और तीसरे नंबर पे कंप्लीट नहीं है, बल्कि ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स है, कंप्लीट नहीं, कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास सेंटेंस हैं। और चौथे नंबर पे होता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। ये थी स्ट्रक्चर के लिहाज से सेंटेंस की जो टाइप्स हैं, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश का जो लेक्चर नंबर 1 है ये स्टूडेंट्स यहां तक कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंग्लिश के लेक्चर नंबर 2 के ऊपर बात करेंगे, और यहां से ही आगे हम स्टार्ट करेंगे सेंटेंस की जो टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।